30 दिसंबर 2019 को जब CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट जोरों शोरों से चल रही थी, तब PM मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में ये वीडियो शेयर किया था। ये वीडियो है जग्गी वासुदेव का, जिनको सदगुरु भी कहा जाता है। इस 20 मिनट के वीडियो में सदगुरु CAA और NRC के सपोर्ट में आर्ग्यू करते हैं। अब चाहे आप उनके सपोर्टर हो या ना हो, ये वीडियो बहुत छोटा सा उदाहरण है सदगुरु की पॉपुलैरिटी के बारे में। तो अब शायद ये सोचोगे कि एक स्पिरिचुअल गुरु इतने पॉपुलर कैसे हो गए कि उनके वीडियो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रीट्वीट करते हैं, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ इवेंट्स अटेंड करते हैं और उनकी फाउंडेशन में 70 लाख वॉलंटियर्स हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उनके व्यूज़ क्या हैं, उनके इतने फॉलोअर्स क्यों हैं और ये हमारे देश के लिए इतना डेंजरस क्यों हो सकता है। जो वर्ड गुरु है वो संस्कृत लैंग्वेज से आता है और उसका मतलब है ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर और टीचर। आज की तारीख में ये वर्ड कई लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जग्गी वासुदेव हो या फिर गुरु राम रहीम हो। मोस्ट लोगों के दिमाग में एक बुजुर्ग व्यक्ति की इमेज आएगी जो शायद इंडियन कपड़े पहनता है और बहुत ही सिंपल जिंदगी जीता है, पर ये सच नहीं है। कई लोग इस इमेज में फिट नहीं करते, जैसे दीपक चोपड़ा जो यूजुअली वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहनते हैं, और फिर बेंतिनियो मसारो जो एक पॉपुलर मॉडर्न स्पिरिचुअल गुरु बन गए थे जब वो करीब 27-28 साल के ही थे। और इन सारे ही गुरु में 5 चीज़ें कॉमन है। पहली चीज़ है कि वो ये दावा करते हैं या फिर ये दर्शाते हैं कि वो आम लोगों से अलग है, कि वो आम लोगों से एक लेवल ऊपर है। और इस चीज़ को दर्शाने के लिए या तो उनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अलग होता है, या फिर वो ये कहते हैं कि वो कुछ चमत्कार कर सकते हैं, या फिर वो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास ऐसी जानकारी या फिर ऐसा ज्ञान है जो आम लोगों के पास नहीं है, और इस ज्ञान से वो आम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और जहाँ ट्रेडिशनल गुरुज बहुत ही आम जिंदगी जीते थे, कई मॉडर्न एज गुरुज ऐसा नहीं करते। सदगुरु एक डुकाटी मोटरसाइकिल राइड करते हैं, दुबई में गोल्फ खेलते हैं और हेलीकॉप्टर भी चलाते हैं। वही राम रहीम कई बार लग्जरी कार्स में ट्रैवल करते हुए दिखते थे, और ऐसा ही पाया गया था ओशो में भी। ऐसे कई मॉडर्न एज गुरुज ने बहुत सारी प्रॉपर्टी और धन प्राप्त कर लिया है। तीसरी चीज़ है कि उनकी फॉलोअरशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोग उस फॉलोअरशिप को कल्ट बोलेंगे, जहाँ कई लोग उनके गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जब राम रहीम को जेल में सेंटेंस मिली थी, तब उनके फॉलोअर्स सड़क पर आ गए थे, इस हद तक कि उनको जेल भी हेलीकॉप्टर में ले जाना पड़ा था। जब संत रामपाल को अरेस्ट किया गया था, तब उनके कई फॉलोअर्स ने हेडक्वार्टर से पुलिस पर गोली चलाई थी। और फाइनली उनके पास्ट के बारे में लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं होती। उनकी गुरु बनने से पहले जो जिंदगी थी उसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता होता। और जो सदगुरु हैं वो भी इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। जैसे सदगुरु पर आरोप लगे हैं कि वो अपने बीवी के मर्डर में शामिल थे, और जब उनसे इस विषय के बारे में पूछा गया था तो उनका जवाब बहुत ही अजीबोगरीब था। उन्होंने कहा था कि उनकी बीवी मरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। This is a nation where there have been thousands of incidents where people have left their body consciously. पर हमारे समाज के लिए नुकसान की बात तब आती है जब लोग उनसे हर विषय पर सवाल करते हैं और उनकी हर बात पर विश्वास करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम सदगुरु के इस NRC CAA वीडियो पर फोकस करते हैं। इस 20 मिनट के वीडियो में वो ये कहते हैं कि NRC CAA एक जरिया है माइनॉरिटीज की तरफ सहानुभूति दिखाने का। अब इस वीडियो में हम CAA और NRC के आर्गुमेंट्स के बारे में फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं दूसरे वीडियोस में। इस वीडियो में हम सदगुरु के व्यूज पर फोकस करेंगे। अपनी स्पीच के दौरान सदगुरु कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा नहीं है, पर वो खुद ही वीडियो के दौरान कई बार ये कहते हैं कि उन्होंने भी इस एक्ट को पढ़ा नहीं है या फिर पूरी तरह समझा नहीं है। What does the CAA say? Any student can read it, but all of them are coming and behaving like illiterate people. They're studying in premier universities, and how come they can't read the damn act? That nobody reads the act, everybody goes by the rumors that are going on. WhatsApp is their source of knowledge. Because I have not read the act fully, I only know it from the newspapers, and I have not made a study of it. I must check this out, somebody must check this out properly. But I inquired and a few other people confirmed it is so.
I'm not 100% on this, but मुद्दा इस बात का नहीं है कि उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरह पढ़ा नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि हर विषय में उनके व्यूज मांगे जाते हैं और फिर लोग उन व्यूज पे बिलीव कर लेते हैं। अब जैसे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इकोनॉमिक टाइम्स को, और एक ही इंटरव्यू में उनसे कावेरी रिवर के बारे में पूछा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, एनआरसी के बारे में, इसरो की मून लैंडिंग के बारे में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एक दूसरे इंटरव्यू में उनको स्टार्टअप्स की ग्रोथ के बारे में पूछा जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कई विषयों पर उनकी एक राय है, राय रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम में से कई लोगों के पास भी उनकी तरह ही राय होगी हर विषय पर। प्रॉब्लम इस बात से है कि क्योंकि उनको एक स्पिरिचुअल गुरु होने का दर्जा दे दिया है, उनकी हर राय को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसके बावजूद कि उनके पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है कई कॉम्प्लेक्स मुद्दों के बारे में बात करने का। अब विराट कोहली बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नोटबंदी पर जो उनकी राय है उसे हमें मान लेना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपना कभी भी सेलिब्रिटी स्टेटस यूज़ नहीं कर सकते लोगों को प्रभावित करने के लिए। वो ऐसा कर सकते हैं, पर वो किसी भी इशू पर राय दें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और वो उस पर एक्सपर्ट ना हो, तो उनको एविडेंस से बैक कर लेना चाहिए अपना ओपिनियन, और उनको एक्सपर्ट्स को यूज़ करना चाहिए। अब जैसे एक मेन कॉज जिसके बारे में सदगुरु कई टाइम से बात कर रहे हैं वो है रैली फॉर रिवर्स, जिस पर वो फोकस कर रहे हैं हमारी भारत की नदियों के बारे में जिनकी वाटर लेवल बहुत कम हो रही है। इसके लिए उन्होंने कई सेलिब्रिटीज़ को भी यूज़ किया है इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए। अब जहाँ जिस कॉज के लिए वो फाइट कर रहे हैं वो सही है, पर जो सॉल्यूशंस वो प्रपोज कर रहे हैं वो सही नहीं है। कई एक्सपर्ट्स ने इन सॉल्यूशंस को नकार दिया है। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के 3 रिसर्चर्स ने ये आर्ग्यू किया है कि ट्री प्लांटिंग जो एक सोल्यूशन है जिसके बारे में सदगुरु बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम को और बिगाड़ देगा। और राजेंद्र सिंह जो इंडिया के बहुत ही फेमस वाटर एक्टिविस्ट हैं, जिनको इंडिया का वाटरमैन कहा जाता है, उन्होंने भी ये कहा था कि वो सदगुरु की इस कॉज को सपोर्ट नहीं कर सकते। और रैली फॉर रिवर्स जैसे कई और उदाहरण भी हैं। एक दूसरे टाइम उन्होंने ये दावा किया था अपनी एक स्पीच के दौरान कि एक व्यक्ति के मरने के बाद 11 से 14 दिन तक उनके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मृत्यु बहुत धीरे धीरे ही होती है। After a person dies, up to 11 days for sure, most of the time up to 14 days, fingernails grow, hair grows. You know this? पर साइंस से हमें ये पता है कि जब हमारी धड़कन बंद हो जाती है उसके बाद हमारे नाखून और बाल का बढ़ना भी बंद हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि वो अभी भी बढ़ रहे हैं क्योंकि दूसरे पार्ट्स का साइज छोटा हो रहा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। वो ये भी बोलते हैं कि लूनर एक्लिप्स के दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, इसके बावजूद कि इस चीज़ के बारे में कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सदगुरु ने कई पॉलिटिकल टॉपिक्स पर भी अपने व्यूज़ दिए हैं, जैसे काउ लिंचिंग, राम मंदिर, कश्मीर, आर्टिकल 370 और एनआरसी, और ज़्यादातर टॉपिक्स पर उनके व्यूज़ मोदी गवर्नमेंट के व्यूज़ से मैच करते हैं। एक टाइम पर उनसे पूछा गया था कि उनकी राय क्या है उन लोगों के बारे में जो पद्मावत कंट्रोवर्सी के दौरान बसों को जला रहे थे, और उन्होंने ये कहा था, today if we handle them rough on the street, tomorrow if these 100 women, even if 10 of them burn themselves, it will become an international issue. So let the buses burn for 1 or 2 days, then we will deal with it. I thought this is a strange kind of wisdom, but it is wisdom. किसी भी टाइम पर उन्होंने ये नहीं कहा कि बसों को जलाना बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि एक इंडियन तरीका है प्रोटेस्ट करने का और ये एक टाइप का विजडम है। पर जब सेम मुद्दा आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो उनकी राय बहुत ही अलग थी। कई और गुरु की तरह सदगुरु के भी कई फॉलोअर्स बहुत ही नामी और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जैसे जेबी चेरियन जो मैनेजिंग पार्टनर थे IBM के लिए। उन्होंने अपनी जॉब क्विट करके सदगुरु की फाउंडेशन में फुल टाइम वॉलंटियर बन गए थे। कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो करते हैं। ये हमने एक दूसरे वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो मॉडर्न डे स्ट्रेस होता है, जो इन स्पिरिचुअल गुरुज के डेरों में भेदभाव की कमी होती है, इन गुरुज का जो करिश्मा यानी कि स्टाइल और एटीट्यूड होता है, और इन गुरुज की अट्रैक्टिव स्पीचेस, ये सभी कारण एक रोल प्ले करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन गुरुज की तरफ, और इनकी स्पीचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
अगर आप उनकी स्पीचेस को ध्यान से सुनोगे तो आपको ये एहसास होगा कि कई गुरु अपनी स्पीचेस में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि वो बहुत ज्ञानी है। कॉस्मोस, एनर्जी, लॉस्ट विदाउट केओस, इनर इंजीनियरिंग, ऐसे कई शब्दों का वो प्रयोग करते हैं और इन्हीं शब्दों को यूज़ करके अपनी स्पीचेस में उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग बन जाती है। और जैसे हमने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था, इस भक्ति के पीछे, चाहे ये भक्ति सेलिब्रिटी की हो या फिर एक स्पिरिचुअल गुरु की हो, इसके पीछे एवोल्यूशनरी रीजंस भी है। इसी कारण की वजह से हम सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करते हैं उन चीज़ों में भी जिन चीज़ों में वो एक्सपर्ट नहीं है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हेमा मालिनी कैंट आरओ वाटर की ब्रांड एम्बेसडर है। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है और उसके बारे में हमें जानकारी है, पर इसके बावजूद कई लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्योंकि हेमा मालिनी उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। पर ऐसे एवोल्यूशनरी कारणों को कंट्रोल किया जा सकता है जिसकी वजह से हम हर सेलिब्रिटी की बात पर यकीन करने लग जाते हैं। अगर हम बस अपने आप को ये बोलें कि अगर कोई सेलिब्रिटी उस मुद्दे पर कमेंट करता है जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है तो हमें एविडेंस की मांग करनी चाहिए। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज हमारे समाज के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि इस भक्ति की वजह से कई बिजनेस लीडर्स, सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स इन स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाते हैं। हरियाणा और पंजाब के कई पॉलिटिकल लीडर्स गुरु राम रहीम के पास जाते थे वोट्स मांगने के लिए, और ये एक बहुत ही डेंजरस साइकिल क्रिएट कर देता है, जहाँ जब पॉलिटिकल लीडर्स इन गुरुज के पास जाते हैं, इन गुरुज का स्टेटस और बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए स्टेटस की वजह से और लीडर्स को इन गुरुज के पास जाना पड़ता है क्योंकि अब उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। इंदिरा गांधी के योगा गुरु थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और इंडिया टुडे के हिसाब से वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी पर पावर बहुत थी। और ये साइकिल अब सदगुरु और पीएम मोदी के बीच वापस रिपीट हो रहा है, जहाँ सदगुरु अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके प्रो मोदी गवर्नमेंट व्यूज़ एडवर्टाइज करते हैं बिना एविडेंस के, जिसके बाद प्रधानमंत्री उनके व्यूज़ को रीट्वीट करते हैं, जिसकी वजह से सदगुरु का स्टेटस और बढ़ जाता है। और जहां लूनर एक्लिप्स के दौरान खाना खाने से इतना नुकसान नहीं होता, इस पॉलिटिक्स और गुरु के मिश्रण की वजह से हमारे समाज को नुकसान हो सकता है।